पंडित विजय शंकर मेहता धर्म और आध्यात्म के प्रति नई सोच, वैज्ञानिक दृष्टि और अद्वितीय वाक्पटुता के धनी पंडित विजय शंकर मेहता जी आज हमारे समय के सबसे प्रेरक वक्ता और चिंतक के रूप में माने जाते हैं। कथा प्रवचन सतत यात्रा में उन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने पत्रकारिता से लेकर आध्यात्म तक की लंबी यात्रा तय की है। दैनिक भास्कर समूह में लेखक संपादक के रूप में सेवा देने के बाद वर्ष 2008 में प्रवचन यात्रा प्रारंभ की। आज तक वे भारत सहित दुनिया के 26 देशों में 135 विषयों पर 6000 से अधिक प्रवचन दे चुके हैं। लॉकडाउन अवधि में उन्होंने 69 दिनों में 73 ऑनलाइन प्रवचन देकर एक नया अध्याय रचा और आध्यात्म के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया। पंडित मेहता जी के प्रवचन जीवन, परिवार और समाज को संतुलित करने की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में निवासरत पंडित मेहता जी आज भी अपने प्रवचनों और लेखन के माध्यम से संसार भर में शांति, संयम और सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम। ओम शांति। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूं मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज मैं आपसे इस कॉन्क्लेव में बात कर रहा हूं। देवियों और सज्जनों, मेरे पिछले 3-4 साल का कोटा किसी को श्रोता बन के सुनने का आज पूरा हुआ है। करूंगा ये जितनी भी बात आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ पुराणों में इसको लक्ष्मी वंदन कहते हैं। इंसान की सुबह आंख धन के लिए खुलती है और धन के लिए सो जाता है। तो ये बात सही है कि लक्ष्मी के प्रबंधन की चर्चा गंभीरता से होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग सीरियस होकर सुने, समझ में आता है, पर इतने सीरियस हो जाएं कि लक्ष्मी जी को भी आने में डर लगे। तो एक बार जरा जोरदार ताली बजाओ पहले, ये बात है। अब देखिए, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसे के साथ शांति कमाना बहुत मुश्किल है। चूंकि हम सब एक्टिंग करने में माहिर हैं, तो पता नहीं लगने देते क्या तूफान चल रहा है। सबके सामने तो ऐसा हमारा हिसाब रहता है कि कभी कभी तो
दूसरों को देख के लगता है इनका बड़ा अच्छा चल रहा है, अपनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही, किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सभी तवे पे बैठे हैं। जरा सा अकेले में किसी को छू लो, छाती पे हाथ रख लो, आदमी फट जाएगा। मेरा बड़े बड़े लोगों से मिलना है जो रोल मॉडल हैं, वो भी अकेले में कहते हैं पंडित जी किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चैन नहीं है। भगवान न करे कोविड के बाद कुछ बीमारियां ऐसी चिपकी, आप में से किसी को न लगे भगवान करे, लेकिन एक बीमारी दौलत कमाने वालों को ज्यादा चिपकी। उनसे पूछो क्या चल रहा है, पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे अब ये नई बीमारी चिपकी है, कईयों को सुबह से चालू हो जाती है। अरे तो भाई क्या अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा कुछ लोग तो पता नहीं आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कह के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और डॉक्टर पूछता हाँ बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं डॉक्टर साहब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो बेचारा अपनी किताब के पन्ने पलटाता है, 5 साल मेडिकल कॉलेज में ये बीमारी नहीं पड़ी। और यदि आप किसी डॉक्टर की विजिट 5 बार कर लें कि पता नहीं डॉक्टर साहब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो वो 6वीं बार डॉक्टर भी आपसे बोलेगा भैया तुम तो आया ही मत करो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरे कोई पता नहीं। हाँ ताली बजा लो आप पहले एक बार, फिर चलते हैं आगे। अब आइए, यदि सुख के साथ शांति चाहते हैं तो अपने जीवन को 3 भाग में बांट लेना। एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ जिसका ये सब इतना चल रहा है, दूसरी आपकी फैमिली लाइफ और तीसरी आपकी पर्सनल लाइफ। यदि इनका तालमेल बिगड़ गया तो ये दौलत ज्वालामुखी का ढेर बन जाएगी आपके लिए। अब आइए एक छोटी सी कहानी, इस कहानी में सारा मैसेज आ जाएगा। एक भेड़ चराने वाला गडरिया था। उसका नियम था कि वो जंगल में भेड़ चराता और दोपहर को उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लाती। एक दिन उसकी पत्नी ने मैसेज किया कि आज मैं नहीं आऊंगी, तुम घर आ जाओ। तो उसको लगा कि अगर मैं घर चला गया तो ये जंगल में मेरी भेड़ों की रक्षा कौन करेगा। तो उसकी नजर पड़ी तो पेड़ पे चढ़ के एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा। तो गडरिया ने सोचा इसको कह देता हूं, जान पहचान तो नहीं है, निवेदन कर देता हूं। तो वो गया और गडरिया ने आवाज लगाई, अरे भैया जरा नीचे आओगे, मैं भोजन करने घर जा रहा हूं, आप मेरी भेड़ों की देखभाल कर लोगे। वो जो गडरिया था देवियों और सज्जनों, वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता। उस बहरे गडरिये ने लकड़हारे से कहा भैया मैं घर जा रहा हूं, आप मेरी भेड़ों की रक्षा कर लेना। आप संयोग से वो जो लकड़हारा था वो भी बहरा था। अब बहरे ने बहरे को बोला, समझ में आना नहीं था, लकड़हारे को गुस्सा आई। उसने जोर से बोला जान ना पहचान चले आए, मैं लकड़ी काट रहा हूं, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, चलो भागो यहां से, जाओ अपना काम करो। अब इसको लगा वो कह रहा है जाओ मैं देख लूंगा, क्योंकि दोनों बहरे, तो वो घर चला गया। 2 घंटे बाद आया और जब आया तो उसको लगा कि जिसके अनजान आदमी के भरोसे में भेड़ छोड़ के गया, जरा गिन तो लूं कि मेरी भेड़ सलामत है कि नहीं है। तो उसने भेड़ों की गिनती करी तो बराबर निकली। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि आज के वक्त में भी ऐसे लोग हैं जो अनजान आदमी की मदद करते हैं, तो जरूर इसको कोई गिफ्ट करना चाहिए। तो क्या भेंट को दूं, क्या गिफ्ट करूं। तो उसने अपने भेड़ की झुंड में से एक भेड़ निकाली जिसकी टांग टूटी हुई थी। तो उसने सोचा यही भेंट दे देते हैं। गिफ्ट तो वही लोग करते हैं और वही चीज करते हैं जो अपने काम की न हो, दूसरे को टिका दो। सभी यही कर रहे हैं। आप बुरा मत मानना, हमारे देश में 2 चीजों का हमने जम के दुरुपयोग किया, एक भेंट गिफ्ट और दूसरा दान डोनेशन। दोनों का जम के दुरुपयोग हुआ। अपने देश में सबसे ज्यादा गिफ्टेड आइटम क्या है, गणेश जी खूब चले। आपके घर भी कोई गणेश जी हो तो नीचे दस्तखत करके डेट डाल के भेंट कर देना, 2 साल बाद वही लौटाएंगे आपके।
हर आदमी टिका रहा है दूसरे को। उसने भी टूटी टांग की भेड़ ली और सोचा इसको भेंट कर देता हूं। अरे भैया जरा नीचे आओ। इस बार वो लकड़हारा भी गुस्से में आ गया, तुम पहले भी आए, मुझे परेशान कर रहे हो, क्या बात है? तो उस गडरिये ने कहा, भैया आपने मेरे भेड़ों की रक्षा की तो मैं आपको ये भेड़ भेंट देना चाहता हूं। अब उस लकड़हारे ने कहा, मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, तुम मेरे क्यों पीछे पड़े हो? ये कह रहा है भेंट ले लो, वो कह रहा है टांग नहीं तोड़ी। दोनों उलझ गए क्योंकि दोनों बहरे थे, और उलझते उलझते दोनों सड़क पे आ गए। और दोनों की नजर पड़ी कि उधर से एक घुड़सवार राजा के अस्तबल से घोड़ा चुरा के ला रहा। वो चोर था, राजा का घोड़ा था सजा धजा। इन दोनों को लगा कोई राजसी पुरुष है तो इससे फैसला करा लिया जाए। तो दोनों ने घोड़ा पकड़ लिया और कहा, आप फैसला करिए, मैं भेड़ भेंट देना चाहता हूं, ये ले नहीं रहे, मैंने इनकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े, आप फैसला करिए। संयोग से वो चोर भी बहरा था। अब उस चोर को लगा घोड़ा इनका है, मैं पकड़ा गया। तो उसने कहा, घोड़ा आपका है तो आप रख लो, मुझे जाने दो, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। अब भेड़ की समस्या निपटी नहीं, घोड़े की ओर खड़ी हो गई। वो कह रहा है भेड़ भेंट ले लो, ये कहता है मैंने भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, वो कह रहा है घोड़ा आपका रख लो। और तीनों उलझ गए, और उलझते उलझते तीनों की नजर पड़ी, वहां से एक महात्मा जी चले आ रहे हैं। इन तीनों ने कहा, इनसे फैसला करा लो। तो तीनों ने महात्मा जी को घेर लिया। आप फैसला करिए बाबा जी, मैं भेड़ भेंट देना चाहता हूं, ये ले नहीं रहे, ये मैंने इनकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े, घोड़ा इनका तो रख लें, आप फैसला करो। अब संयोग से वो बाबा जी जो थे वो मौनी बाबा थे, उन्होंने मौन व्रत ले रखा। लेकिन वो ये तो समझ गए कि तीनों बहरे हैं। बाबा जी ने कुछ बोला नहीं, आंख में आंख डाली गडरिये की, वो भेड़ चराने चला गया। महात्मा जी ने आंख में आंख डाली, लकड़हारा पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काटने लगा। महात्मा जी ने घोड़सवार की आंख में आंख डाली, वो भी घोड़ा लेके चला गया। कहानी खत्म हो गई। हम लोगों के काम की अब शुरू हुई। देवियों और सज्जनों को किसी महात्मा का तप देखना हो तो कभी उसके कपड़े से, आचरण और वाणी से मत देखना। किसी का भी तप उसके नेत्रों से बोलता है। केवल निगाह डाली और काम पे लग गए। ये तीन बहरे कौन हैं? ये तीन बहरे हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ। और ये तीनों जीवन हमारे उलझ गए। प्रोफेशनल लाइफ फैमिली लाइफ से क्या कह रही, फैमिली लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से क्या बोलती है, इन दोनों को पर्सनल लाइफ की बात नहीं समझ आ रही। जब तीनों जीवन उलझ जाएं तो कोई एक चाहिए जो निगाह से बात समझाएं, और वो महात्मा जरूरी नहीं आप बाहर ढूंढे, आप ही के आत्मा का अगला कदम एक ऐसा परमात्मा आपके भीतर है जिसके लिए आप यहां बैठे हैं। आपका जमीर, आपका आत्मविश्वास, आपका इष्ट, आपका देवता, आपके माता पिता या आपका गुरु, कोई तो वो जो राह दिखाए। तो चलिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इतनी देर से मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ। जब मैं पर्सनल लाइफ बोलता हूं तो देवियों और सज्जनों, इसका यह मतलब नहीं कि जो वक्त आपने अकेले में बिताया ना, जो वक्त आपने अपनी आत्मा के साथ बिताया वो निजी जीवन है। अब मैं आपका सीक्वेंस चेंज करता हूं। हम में से ज्यादातर लोगों का टाइम प्रोफेशनल लाइफ में चला जाता है। 12-15 घंटे काम करना आसान बात है, थोड़ा वक्त बचता है तो फैमिली लाइफ में। पर्सनल लाइफ तो लोग जीना ही नहीं जानते। कितने लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे में 1 या 2 बार अपनी आत्मा तक यात्रा करते हैं? कितने लोग हैं? सब शांति की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं, समृद्धि की चाहत सबको है, लेकिन कोई जानता है एक इनर ट्रेवल ऐसा भी है जो 24 घंटे में कम से कम 1 बार तो आत्मा तक किया जाए। तो मैं जब अपनी बात खत्म करूंगा, आपसे निवेदन भी करूंगा और आपको छोटा सा तरीका भी बताऊंगा। पैसा तो जीत लोगे, बाजार भी जीत लोगे, पर जीवन जीतना हो तो आत्मा तक जाने की कला आना ही चाहिए। जो अपनी आत्मा पे चले गए, जिसने अपनी पर्सनल लाइफ को, निजी जीवन को जीन लिया, उसमें एक मैच्योरिटी आती है।
ऐसा मैच्योरिटी वाला आदमी जब फैमिली लाइफ में जाता है तो एक सैचुरेशन आता है, और जो फैमिली लाइफ में सैचुरेटेड होता है वो सोशल लाइफ में कमिटेड होता है, और जो कमिटेड होता है सोशल लाइफ में वही प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस विद पीस हासिल करता है। सफलता तो मिल जाएगी, शांति कहां से लाएंगे, शांति की बात है। तो चलिए जरा जल्दी जल्दी चलते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप इतने दक्ष हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा छोटा सा अध्ययन है मित्रों, ये जो अब टाइम आ रहा है, चाहे वो एआई का हो, डिजिटल युग हो, तो बहुत बड़ी क्वालिटी आपके पास रखना। हो सकता है आप आईआईएम में न पढ़े हो, आईआईटी में हार्वर्ड से पास ना हो, लेकिन दो बड़ी योग्यता जो किसी भी कागज की डिग्री से भारी पड़ेगी आने वाले वक्त में, और वो है ईमानदारी और परिश्रम। मेरी दृष्टि में अगर आपने ये बचा लिया तो आप बड़े से बड़े डिग्रीधारी पे भी भारी पड़ जाएंगे। ढूंढना मुश्किल है ईमानदार और परिश्रमी लोग। निकम्मों की फौज पैदा कर दी सरकारों ने, पैसा दे दे के। पुरुषार्थ प्रदान करिए, जिस जगह झांको काम करने वाले लोग नहीं मिलते। आप अपनी तरफ से परिश्रम और ईमानदारी बचाना। चलिए तुरंत आ जाते हैं सोशल और नेशनल लाइफ पे। कोई बड़ी क्रांति मत करिएगा, बहुत बड़े बड़े लोग क्रांति कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन आप एक बात तय करिए, इस देश की सेवा में, समाज की सेवा में मैं दो काम करूंगा या करूंगी। अपने आप को भ्रष्टाचार और अपराध से दूर रखूंगा। अगर आपने अकेले भी अपने आप को भ्रष्टाचार और अपराध से दूर कर लिया तो इस देश से एक बेईमान तो कम हो ही जाएगा कम से कम। आज सबसे बड़ी दिक्कत, यहां ताली बजा लो, आप मेरी बात समझ रहे हैं तो जरूर ताली बजाइए। और आइए तुरंत फैमिली लाइफ में चलते हैं। ये सारा ताम झाम जिस परिवार के लिए है, वही परिवार हमारी मुट्ठी से खसक गया। मैंने दुनिया के कई देश देखे, आपने भी देखे होंगे। हमारे भारत के पास बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं नहीं है, बड़ी बड़ी रोड्स नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे, लेकिन एक मामले में हमारा देश दुनिया भर के मुल्कों पे भारी पड़ता है। जैसे परिवार की व्यवस्था हमारे पास है, दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। एक छत के नीचे चार चार पीढ़ी है अभी, लेकिन खतरा हमारे यहां भी मंडरा रहा है। टूटन ने दस्तक दे दी है। तो मित्रों, जब आप अपने कारोबार की दुनिया में छू रहे हो ऊंचाइयां, परिवार बचा लेना। 10 से 15 साल बाद जिस तेजी से हमारा देश चल रहा है, हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन जो गलती अमेरिका ने की वो हम न करें। वहां फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। यदि हम सावधान न रहें तो हम विकास तो छू लेंगे पर परिवार से हाथ धो बैठेंगे। और मेरा तो अभियान है, परिवार बचना चाहिए भारत के। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपका कितना ही अच्छा वक्त हो, परिवार बचा लेना। क्योंकि ये जिस दुनिया की बात मैं इतनी देर से सुन रहा हूं, ये तो दुनिया ऐसी है भैया कि जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। किसी ने लिखा है, वक्त बदलता है तो क्या हो जाता है। जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे, और वक्त बदला तो मेरे नीम पे आम आने लगे। तो वक्त बदलने में क्या देर लगती है। और जो रोज देते थे सलाम, वो पहचानने से मुकर गए, और वक्त बदला तो मेरे लोहे के दरवाजे चूहे कुतर गए। तो बहुत अहंकार मत पाल लेना। आज घरों के टूटने का कारण भी अहंकार है। आप खूब कामयाब होइए, और होना भी चाहिए, लेकिन परिवार पे काम। और परिवार एक त्रिकोण है, पति पत्नी, माता पिता और बच्चे। ये ट्रायंगल मिल के परिवार बनता है। आप लोग एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, और मुझे आता भी नहीं। मेरी फिक्र यह है कि यहाँ से जब आप घर जाएंगे तो फिर आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता जब आपको घर में मिलेंगे तो वो आपसे पूछेंगे क्या सीख के आए। वो जानना चाहेंगे कि 2 दिन से इस कॉन्क्लेव में जा रहे हैं तो करके क्या आए, पूछना चाहेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है,
हम तो हनुमान जी के बहुत छोटे से भक्त हैं, हमारा जीवन हनुमान जी, हम तो हनुमान चालीसा ओढ़ते हैं, हनुमान चालीसा बिछाते हैं, हनुमान चालीसा खाते हैं और हनुमान चालीसा पीते हैं। तो हम तो हनुमान जी के सफलता के सूत्र के सुंदरकांड की कहानी गाते हैं। सफलता देखना है तो हनुमान जी से सीखो, सुख के साथ कैसी शांति अर्जित की, कि सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द ही शांतम है। तो मैं भी अनुरोध करूंगा कि आप, धर्म की बात नहीं है, बात हनुमान जी के एक ऐसे व्यक्तित्व की है कि खूब सफलता अर्जित करिए, पर खुश रहिए, अपने घर वालों के सामने शांत रहिए। तो हमारे हनुमान जी का एक नारा है, आज आपको दे रहा हूँ, शायद आपको काम आए। सुबह हो कि शाम हो, अपने से मिले कि गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। हनुमान जी का नारा है, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। अरे आप ही लोगों से बोल रहा हूं, जरा मुस्कुराइए। अरे 3 बार बोल दिया, आप तो ऐसे बैठे जैसे हमारे उठाने की बैठक में आ गए हो आप। कितना सीरियस बैठे हैं आप, हनुमान के भक्त। आज अगर आप घर जाओ इस कॉन्क्लेव के बाद, तो यदि आपकी पत्नी आपको देखे, आपका पति आपको देखे, आपके बच्चे आपको देखें, यदि आपके माँ बाप आपको देखें, तो आज मेरी बात याद रखना, घर में घुसते ही उनको देख के क्या करेंगे? जरा मुस्कुराइए। जरा ठीक से बोलो, डर के, जरा मुस्कुराइए। और जैसे आज आप मुस्कुराएंगे, ये भी पक्का है कि एक हाथ बेहोश हो जाएगा घर में, क्योंकि आपके घर वाले मानने को तैयार नहीं। मैंने ऐसे कई लोग देखे जो दिन भर मुस्कुराते हैं बाहर, और जब ये रात को घर आते हैं, आप इनका मुंह देखना, ऐसा लटका के मुंह आएंगे जैसे मोहल्ले ने 10 जूते मारे हैं उनको। बाहर तो सभी मुस्कुरा लेते, इस कॉन्क्लेव में जिसको देखो वो एक दूसरे को इस्माइल पटक रहा है, जान न पहचान दिए चले जा रहे हैं। अरे थोड़ी बचा के रखो, घर में काम आएगी भैया। अगर ईमानदारी से मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार ताली बजाइए और घर जाके मुस्कुराइएगा, तब बात हो। और आइए तुरंत चलते हैं, तुरंत चलते हैं अब अपन पर्सनल लाइफ पे, मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। निजी जीवन का एक अर्थ है अपनी आत्मा तक यात्रा करना, इसको योग कहते हैं। मैं छोटा सा सूत्र देता हुआ, कोई लंबी पूजा मत करिए, कोई लंबा मेडिटेशन न करिए। हमने तो हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स बनाया है, आप जब डाल लेंगे गूगल पे मेरे नाम से तो मिल जाएगा। लेकिन मैं अनुरोध करता हूँ, आप बहुत बिजी हो, बहुत आपका स्केड्यूल टाइट हो, तो आप 2 काम जरूर करिए। उठने के बाद, सोने के पहले, भाई कितने ही बिजी हो, सोएंगे भी सही, उठेंगे भी सही, अपने बेडरूम में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक चेयर लगा लीजिए, और जब आप उठें तो वॉशरूम जाने के पहले, ब्रश करने के पहले उस कुर्सी पे बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें। सारा खेल स्पाइनल कॉर्ड का है। 7-8 घंटे हमारी स्पाइनल कॉर्ड पलंग पे पैरेलल पड़ी थी धरती की, जैसे जानवर की होती है। जानवर और मनुष्य में सबसे बड़ा फर्क ये है कि जानवर की स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होती है, उसके पास शांत होने की संभावना नहीं होती, और सिर्फ मनुष्य है जिसकी रीढ़ की हड्डी, जिसका मेरुदंड सीधा हो सकता है। और जब मेरुदंड सीधा होता है तो नीचे की लाइफ एनर्जी ऊपर लाने में सुविधा होती है। 7-8 घंटे की नींद के बाद जब आपका मेरुदंड सीधा हुआ हो, बस वही टाइम है, बैठ जाइए कुर्सी पे, और जो मंत्र आपका हो उसको सांस के साथ किक करते हुए अगर ऊर्जा उठा ली, 3-3.5 मिनट की छोटी सी क्रिया आने वाले 15 मिनट कंट्रोल कर लेगी। और यही काम सोने के पहले कर लीजिए। मैंने आपको कोई लंबा काम नहीं बताया, पर मित्रों, अगर जीवन जीना है, धन तो जी लोगे आप, लेकिन जीवन जीना है तो ये 2 काम करिए। बाकी डिटेल तो आप गूगल पे चले जाना, तो हमने कई तरीके बना लिए। पर जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस कॉन्क्लेव में अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो हम तो उम्मीद करेंगे कि आपने एक दूसरे से जो एक्सचेंज किया हुनर होना चाहिए। अपनी दलील में वो करामात पैदा कर। अगर आप सीख के जा रहे हैं तो मैं एक पंक्ति में बोल रहा हूं आपको कि यहां से क्या ले जाएंगे, तो अपनी दलील में वो करामात पैदा कर कि अंधा भी तेरी दुकान से आईना खरीद ले। ऐसे तैयारी से जाइए यहां से, अगर आप यहां आए हैं तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझसे संपर्क तो रोहित सोमानी जी ने किया, और रोहित सोमानी जी की बात मानता तो मैं बहुत लंबा ही फंस जाता। उन्होंने कहा था 10 बजे आ जाना, हम आए 11:15 बजे। अब आया हमारा नंबर,
और हमें बिल्कुल आदत नहीं है सुनने की। लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैंने यहां जितने लोगों को सुना, गंभीरता से सुना, और मुझे ऐसा लगता है ये देश जिस पे हमको गर्व है, इस देश में अगर इतना चिंतन हो रहा है धन को लेकर, तो इस देश के विकास और प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपका आभारी हूं और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि हनुमान जी महाराज जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। धन्यवाद। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।